1857 में मंगल पांडे की लगाई चिंगारी कानपुर की गलियों में आग बन चुकी थी। इस आग से अंग्रेजों के लिए बच पाना अब मुश्किल था। अब बर्दाश्त के बाहर था कोई गोरा चेहरा जो हमें हिकारत भरी निगाह से देखे। ये वतन मेरा उतना ही अजीज था जितनी मैं उसकी अजीज हूं। इसके लिए अब मुझे खुद मिटना पड़ता या किसी को मारना पड़ता, मैं तैयार थी। मेरी किस्मत आगे मुझे कहां ले जाएगी इसका मुझे इल्म नहीं था, पर मेरा माजी ही मुझे यहां तक लाया था, इसका एहसास मुझे था। पॉलिटिकली तो 1857 की जब बगावत मेरठ में होती है, उसके बाद से जहाँ जहाँ मेन मिलिट्री कैंटोनमेंट था वहाँ पे बगावत होती है। और ये बगावत अब हम पाते हैं कि कानपुर में भी सेपॉइज करते हैं। और कानपुर में चूँकि नाना साहब भी थे, तो ये भी अब इतिहास में काफ़ी हद तक पाया जाता है कि नाना साहब को उन्होंने नेतृत्व बोला करने के लिए, और ओवरऑल जो था बहादुर शाह जफ़र था। लेकिन अजीज़न जो है, ऑब्वियसली अजीज़न को यदि हम इस पूरे लड़ी में जोड़ना चाहेंगे, इस पूरे में, तो अजीज़न का किस्सा इसकी शुरू पहले ही हो जाता है। होश संभालते ही अगर कुछ सुना था बचपन में तो वो घुंघरू की खनक ही थी। मेरी सांस की थाप तभी से यहीं थिरकती। अजीजुन का पूरा नाम अजीजुन निसा। कुछ लोग उसको आजकल जब ठीक से नहीं बोल पाते तो अजीजन भी बोलते हैं, अजीजन बाई। लेकिन अजीजुन मतलब जो अजीज हो, अजीज से है अजीजुन। अम्मी कहती थी, तेरे पैर नहीं दुखते? सुबह से नाच रही है, खाना तो खा ले, या वो भी नसीब में नहीं। पर मेरी यही खुराक थी, ये बोल, तबले की आवाज और थिरकते घुंघरू। मुझे यहीं सब्र मिलता था। दरअसल हम लोग कोठे को जिस तरह से आज इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है। कोठे जो थे वो एक तरह से कला केंद्र थे। दे वर लाइक सेंटर्स ऑफ आर्ट, जहाँ ये गाना, मौसीकी, नाच, ये अपने आप को फनकारा या अदाकारा कहती हैं, और लिखना भी होता था, शेर व शायरी भी होती थी। तो ये उस तरह की औरतें थीं जो अपने आप को घर की चार दीवारी से बाहर रखती थीं, और उनका दूसरे मर्दों से मिलना जुलना होता था, और उनके साथ शब्दों का, कलाम का, ख्यालों का आदान प्रदान। दे यूज्ड टू टॉक, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करने का। ये जो तहज़ीब है ये कोठों पे बहुत अच्छी मानी जाती है कि वहाँ पर जो है लोग जाते थे ये सीखने के लिए भी कैसे बैठा जाए, कैसे बात किया जाए, कैसे अपनी बात कही जाए, बात सुनी जाए। सो टू लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, टू लर्न द आर्ट ऑफ इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन। प्राचीन काल से इनको हम गणिका कहते थे,
और ये आपको आश्चर्य होगा कि ये गणिका जो है आपके जैन टेक्स्ट में पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाए जाते हैं, सुद्रका का मृच्छकटिका के हैं, अर्थशास्त्र में है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंशिएंट पीरियड में भी हैं, उनको एक स्थान मिला था। उन्हें आप इज्जत की दृष्टि से देखते थे, बिकॉज इन्हें आप एक कल्चरल वुमेन मानते थे, जो कि समाज इसको रिस्पेक्ट भी करता था। ठीक है, उनके सेक्सुअलिटी को लेके थोड़ी अनईजीनेस था, बट वहाँ बड़े बड़े बिंबिसारा से लेके मगध, जैसे आम्रपाली की आप पढ़ेंगे, नगर बधू, ये जो है बहुत फेमस है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी बहुत फेमस है। दे हैड अ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, इन द सोशल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शंस एंड अदर फंक्शन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये काफ़ी पॉलिटिकल भी महिलाएं हैं। नवाबों का ये चलन देखकर एक अजीब सा डर मेरे जहन में घर कर गया था। मैं किसी की गुलाम होकर नहीं रहना चाहती थी, ना अंग्रेजों की और ना ही नवाबों की। कुछ कम नसीब हो, पर जो भी मिले वो मेरी इज्जत का हो, यही मेरा ख्वाब था। लखनऊ में नवाबों का रुतबा बहुत बड़ा था। उनके पहलू से बच पाना मुश्किल होता जा रहा था। कानपुर का सफर कुछ ही घंटों की बात थी। इस बात को अंजाम देना मेरी ख्वाहिश भी थी और ज़रूरत भी। और इसका मतलब अगर ये था कि सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, तो मैं इस शुरुआत के लिए तैयार थी। लखनऊ से कानपुर क्यों आई, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि लखनऊ में उस समय वाजिद अली शाह थे। उनकी अपनी हैरम थी जिसमें बहुत सारी परियां थीं, बहुत सारी औरतें थीं, और वो चाहती तो वहाँ रह सकती थी। वो मतलब तवाइफ थी, नाचना गाना उसे सब आता था। लेकिन वो लखनऊ छोड़कर कानपुर आई और बिठूर भी नहीं गई, जहाँ पर नाना साहब थे और उनका अपना एक अच्छा खासा बड़ा घर बार था जहाँ वो जा सकती थी। कानपुर आने का मतलब ये है कि वो एक आज़ाद तरह से अपना एक कोठा जमाना चाहती थी, क्योंकि कानपुर में उस समय फ़ौजी थे, हिंदुस्तानी फ़ौजी थे, ये अपने अंग्रेज़ फ़ौजी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी फ़ौज वहाँ मौजूद थी। तो उसने वहाँ पर अपना एक कोठा जमाया और एक तवाइफ की हैसियत से अपने आप को स्थापित किया। वो किसी नवाब या किसी बड़े आदमी के देख रेख में या उसके आसरे उसने अपने आप को नहीं रखा। तो ये मुझे लगता है कि उसकी एक खासियत है कि वो एक आज़ाद औरत थी और उसमें उतनी हिम्मत थी कि वो बीच बाज़ार में अपना कोठा जमा सके और वहाँ पर जो भी उसके क्लाइंट्स हैं या जो भी लोग उसका गाना सुनने आते हैं या उसके मिलने आते हैं या बातचीत करने आते हैं, वो उनसे आज़ाद तरह से मिल सकती है और अपने आप को उनसे जोड़ सकती है। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे। हर एक पल के गुजरते नजर दरवाजे पर जा रुक जाती थी। 4 दिन बीत गए थे और शमसुद्दीन नहीं आया था। उसके दिल पर क्या बीत रही थी, मैं इस बात से वाकिफ थी। शमसुद्दीन सवार से अजीज़ुन की मुलाकात जहाँ तक मुझे पता है कानपुर में हुई, और वो 42nd कैवलरी में एक सवार था और वो काफ़ी, उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी और उसके अपने काफ़ी लोग थे जिनके ऊपर वो एक तरह का इंचार्ज था।
ये आर्मीज़ तब उस समय बहुत ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तो नहीं होती थी, इस तरह के झुंड होते थे अलग अलग तरह के, और उसका अपना एक ओहदा था। और ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बहादुर और दिलदार किस्म का आदमी था, और अजीज़ुन के कोठे पर उसका आना जाना था, और अजीज़ुन भी उसको चाहती थी, और ऐसा लगता है कि शमसुद्दीन सवार भी अजीज़ुन को बहुत चाहने लगा था। शमसुद्दीन के मन का तूफान बहुत गहरा था। अंग्रेजों का सिपाही बनके उसने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया। बदले में उन्होंने जानबूझकर हमारे मजहब पर उन कारतूसों से गोलियां दागी थी। शमसुद्दीन की बेरुखी अपनी तरफ थी, पर उसका असर मुझ पर भी हो रहा था। मंगल पांडे की घटना को लेकर उसकी जो रेजिमेंट के लोग थे वो इधर सब जगह फैल गए थे, और उन्होंने कैंटोनमेंट्स में जाकर उसकी कहानी सुनाई, उसके बारे में बताया, और उससे सिपाहियों में एक तैश फैला। और अगर वो उनमें फैला तो ये जाहिर है कि वो अजीज़ुन तक भी पहुंचा ही होगा, क्योंकि उसके वहाँ उनका आना जाना था, उनकी बातचीत थी, तो उसने भी सुना होगा। और ये एक मिसाल, मंगल पांडे की मिसाल जो है वो उन सब के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बन गई थी। जो हर शाम मेरे दर पे आते मेरी अदायगी समझेंगे, इसकी ना मुझे उम्मीद थी और ना ही ज़रूरत। वो सिर्फ बहाना था मेरे रियाज का। कानपुर ब्रिटिश कंटोनमेंट का अड्डा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही यहाँ आके लड़ाई के मंसूबे बनाते। इन सब के बीच उन्हें शेरो शायरी कैसे समझ आती? मेरी महफिल में कई तरह के लोग आते और अपने साथ कई तरह की खबर भी लाते। मुझे इन्हीं खबरों का इंतजार रहता। क्योंकि वो अंग्रेज़ों से ताल्लुक़ रख सकती थी, उनके वहाँ जा भी सकती थी, वो भी उसके यहाँ आते थे। तो ये है कि उनकी क्या रुख है, वो क्या सोच रहे हैं, ये बात वो पता लगा सकती थी। अब इसमें एक तो सीधे सीधे ये है कि उनकी मौजूदगी में अगर कोई बात हो रही है तो वो उनको सीधे सीधे पता चल गई। पर कुछ और भी तरीके होते थे, जैसे आज वो डरे हुए थे मान लो, या कहीं घबराए हुए लग रहे हैं, या कहीं जाने की बात हो रही है, या बहुत ज़्यादा रसद इकट्ठा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सामान किचन के लिए लिया जा रहा है। तो इस सब का मतलब है कि कहीं कुछ असुरक्षा है। तो उनके मन में या तो कोई डर है या वो कुछ करने जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि रिएक्शन हो सकता है, तो वो पहले से अपनी कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह की खबर वो पता लगा सकती थी, और वो फिर अपने जो उसके साथी हैं, जो बागी हैं, उन तक पहुंचा सकती थी। रात के अंधेरे में बार बार ऐसा लगता था कि कोई पीछा कर रहा हो मेरा, पर वो मेरा साया ही था। दिल में डर था, पर शमसुद्दीन तक वो खबर पहुंचाना भी जरूरी था। शमसुद्दीन हैरान था कि मैं आखिर वहां तक पहुंच कैसे गई। इन अंधेरों से मेरी रूह नहीं कांपी, पर उसकी जान की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकती थी। और फिर ये सिर्फ शमसुद्दीन की नहीं, पूरे वतन की सलामती की बात थी।
मैंने उसे बताया कि एक ब्रिटिश अफसर एक हिंदुस्तानी सिपाही को दिन दहाड़े गोली मारकर खुले आम घूम रहा था और इस बात की चर्चा मेरे कोठे पर बेतकल्लुफ होकर कर रहा था। शमसुद्दीन को पहले से ही इस बात का इल्म था। वो और उसके साथी बदले की आग में जल रहे थे। उस रात शमसुद्दीन ने मुझे बताया कि वो वक्त अब दूर नहीं जब अंग्रेज अपने दोस्तों की मौत का गम मनाएंगे और हम ये तमाशा देखेंगे। उसने मुझे बताया कि नाना साहिब एक बड़ी फौज लेकर कानपुर आ रहे हैं। उस दिन मुझे अपनी राह इस सफर में साफ दिखनी शुरू हो गई। ये दिल की चाह थी कि एक आजाद परिंदे की तरह अब हम इस वतन में खुली सांस ले सकें। अजीजुन एक आज़ाद औरत भी थी और उसको शमसुद्दीन से प्यार भी था। शमसुद्दीन खुद बागी हुआ था और खुद नाना साहब से मिला था और उसके बाद वो अंग्रेज़ों की खिलाफत में उसने शिरकत करी। तो जाहिर सी बात है, अगर वो जा रहा है उसके कोठे पर और उन दोनों के बीच में एक गहरा ताल्लुक़ है, तो शमसुद्दीन सवार के सोचने का असर अजीजुन पर हुआ ही होगा। और जाहिर सी बात है कि उन दोनों ने बहुत सी बातें की होंगी, क्योंकि एक तवाइफ से रिश्ता ऐसा होता था कि जिसमें आम तौर से लोग अपनी बात करते थे और अगर उनके बीच में एक गहरा ताल्लुक़ था तो उसमें बहुत से ख्याल, बहुत से अरमान बांटने की पूरी गुंजाइश थी। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि शमसुद्दीन सवार का उस पर कुछ ना कुछ असर तो हुआ ही होगा। लेकिन क्योंकि वो एक आज़ाद तबीयत की औरत थी, मुझे लगता है कि कुछ फ़ैसला तो उसने अपने आप से भी लिया होगा और उसका खुद मन होगा इस पूरी खिलाफत में हिस्सा लेने का, इसीलिए उसने उसमें भाग लिया। मैं ये नहीं मानती कि शमसुद्दीन सवार ने उससे कहा इसलिए अजीजुन इसमें शामिल हो गई। उसकी अपनी इच्छा रही होगी और शमसुद्दीन सवार का क्योंकि आना जाना था, बागियों से उसका मिलना जुलना था, इसलिए उसके लिए यह राह कुछ आसान हो गई होगी या स्वाभाविक हो गई होगी कि वो इसमें भाग ले। हर जिंदगी पे इतनी मेहर नहीं होती कि उसे मोहब्बत और मकसद एक साथ मिल जाए। मुझे हम पे और हमारे इरादों पे फक्र था। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिपाही ही तवाइफ को प्रोत्साहित किए। कितने बार आप पाएंगे कि ब्रिटिश कितने नॉवेल्स में या कहीं कहीं रेफरेंस में पाए गए कि कोर्टिजन्स इनको ललकारते हैं जब सिपाही लड़ाई के मैदान में नहीं जाते हैं। तो दोनों तरफ से उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया हुआ फॉर द कंट्री। हम तवाइफे सरकार को लगान भी भरती थी। हर महीने सही तारीख बिना बुलाए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती थी। पर अब मेरे कान चौकन्ने थे। हर बातचीत मेरे लिए जरूरी थी। हर खबर मेरे देश के काम आ सकती थी। आने वाले दिनों में कुछ होने वाला था जिसका हम फायदा उठा सकते थे। शमसुद्दीन का नाना साहिब के साथ, टाटिया तोपे के साथ, वहाँ के जो बड़े बड़े जो भी हो उस समय 1857 के रिवोल्ट के जितने भी लीडर्स हों, उनके साथ उनकी काफ़ी क्लोज संबंध भी रहे हैं। उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी काफ़ी हुए हैं। अजीज़न के घर पर भी मीटिंग हुआ है। उस समय आप पाएंगे एक किताब है कैप्टन माउब्रे की, उन्होंने भी लिखा है कि अजीज़न के घर पर भी मीटिंग हुआ करती थी। और ये क्लियर है कि तवाइफों के घर पर 1857 के दौरान मीटिंग्स के एविडेंसेस पाए गए हैं। धीरे धीरे इस कोठे का मायना बदल रहा था। यहाँ अब मौसीकी के साथ साथ इनकलाब के नक्शे दिखने शुरू हो गए थे। कोई भी बगावत घर की गलियों से गुजरकर ही बाजार के चौराहे पर पहुंचती है और एक बार वो वहां तक पहुंच जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। अपनी इस सरजमी से मुझे वैसे ही मोहब्बत थी जैसे इन सिपाहियों को इस मुल्क से।
स्पाइंग को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसमें डेंजर कितना है। जब आप लड़ाई में जाते हैं तो सोल्जर्स साथ होते हैं, सोल्जर्स आर फाइटिंग द वॉर। तो आप एक साथ हैं, एक अकेले नहीं हैं। 10, 20, 30, 40, 50 या पूरा प्लाटून है तो उतने लोग एक साथ हैं, बारूद तुम्हारे साथ है और तुम आर्मर पहने हुए वहाँ जाते हो। और जब स्पाइंग के लिए जाती हैं ये औरत, चाहे वो क्लब में जा रही है या घर पे जा रही है या कहीं भी जा रही है, तो वो तो अकेली जा रही है, उसके साथ कोई नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके साथ जो होगा उसको झेलना पड़ेगा। अगर वो पकड़ी जाएगी तो उसको गोली भी मार दी जा सकती है, उसको तलवार से भी उसका सिर अलग कर दिया जाता है। तो शी इज़ गोइंग ऑल अलोन। वो बहुत मुश्किल काम है। फिर वो अपने साथ आर्मर में ड्रेस्ड नहीं है, वो अपने साथ से तलवार भी नहीं लेकर जा रही है, कुछ भी नहीं लेकर जा रही है। तो अनआर्मर्ड एनिमी टेरिटरी में जाना और ऐसी जगह पर जाना जहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी कोई ख़ास बातचीत सुनने को मिल जाए या उनकी कुछ स्ट्रैटेजी का पता चल जाए, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। ऑफिसर्स क्लब से एक बार फिर मुझे बुलावा आया। पिछले साल मेरी अदाकारी बहुत पसंद की गई थी। मैंने जाना कबूल किया क्योंकि अब मैंने इस चेहरे को भी हथियार बना लिया था। अगर बगावत के काम आ जाए तो इस हुस्न के सदके। आखिर नज़रों के कई खेल खेले थे मैंने, ये भी उनमें से एक था जहां एक पलक को पता न चले कि दूसरे पलक के दिल की गुफ्तगू क्या है। शमसुद्दीन को लगा कि ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, या उसको शायद मेरी जान की फिक्र थी। वो चाहता था कि उस दिन मैं ऑफिसर्स क्लब में ना आऊं। काम जोखिम भरा था, पर मुझे पता था कि ये सिर्फ मैं ही कर सकती थी। अंग्रेजों के लिए ये जानना जरूरी था कि बगावत उनके घर तक आ पहुंची थी। शमसुद्दीन और अजीज़ुन की प्रेम कहानी, जो कि सुनने में या लोगों के बातचीत से लगता है कि वो एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो पूरे शहर के लिए एक किस्सा थी। और क्योंकि वो भी एक दिलेर सवार था, घोड़े पे उसका आना जाना था, और अजीज़ुन भी आज़ाद तबीयत की थी, अपने मन को छिपाती नहीं थी। तो दोनों ने प्यार भी किया, लड़ाई भी की, और फिर बिल्कुल हम सफ़र हो गए जब एक ही बगावत में शामिल हो गए। इस सब के बीच 2 लम्हे मोहब्बत के चुरा पाना बहुत मुश्किल था। हर सांस उधार लगती थी। हम आगे की जिंदगी के मंसूबे बनाते नहीं थकते थे, जबकि हम जानते थे एक लम्हे में सब कुछ बदल जाएगा। दरवाजे पे कब दस्तक सुनाई दे जाए, इसका खौफ भी था और इंतजार भी। पास ये ऑप्शन भी था कि वो अंग्रेज़ों के लिए स्पाइंग करती और यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचा देती, और उसका उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि उनके पास हुकूमत थी, उनके पास वेल्थ था, उनके पास पावर था। तो शी कुड हैव बीन ऑन द बेटर साइड ऑफ पावर, लेकिन शी डिड नॉट चूज़ दैट। और उसने जो ऑप्शन लिया वो बागियों की मदद करने का लिया, इसलिए वो एक बहादुर औरत थी।
कैसे कोई बिना इजाजत किसी और के घर की दहलीज को लांघ सकता था? उस दिन जो हुआ वो मेरे लिए भुला पाना बहुत मुश्किल था। वो अंग्रेज शमसुद्दीन को ढूंढ रहा था। पहले कई बार मेरे कोठे पर आ चुका था, पर उस दिन वो मुझे पैरों तले रौंद गया। मेरी तालीम, मेरी मेहनत, लंबे लंबे रियाज, रफ्ता रफ्ता बनी नज़में सब बेकार थीं। मैं बीच बाजार में रहती थी, अपने एहसास पिरोकर उनकी शामों में रंग भरती थी, पर इसके बदले में क्या? ये जिल्लत? हमारी लड़ाई अपनी जगह थी, पर मेरा फन, वो मेरी इबादत था। कैसे कह गया वो अफसर कि मैं एक फाहिशा और ये जगह नापाक? आखिर क्या थी मैं? एक गुलाम देश में रहने वाली उनकी एक और हिंदुस्तानी नौकर? अजीजन एक प्रॉस्टिट्यूट नहीं थी। क्यों उन्हें प्रॉस्टिट्यूट का दर्जा दिया गया, वो काफ़ी हद तक आप पाएंगे कि ये शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के बाद। आपने इस सांस्कृतिक धरोहर को आपने पूरे ब्रिटिश रेशियल, मॉरलिस्टिक, विक्टोरियन, मिडिल क्लास का रिफॉर्मिस्ट डिस्कोर्स में आपने उनको एक प्रॉस्टिट्यूट के दर्जे में लाके खड़ा कर दिया। नाना साहिब खुद कानपुर में बागियों का हौसला बढ़ाने आए। हम सब ने वतन से अंग्रेजों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। वो सुबह मेरी जिंदगी की नई सुबह थी, मेरे वजूद का नया दौर। सिपाहियों का कश्मकश था कि उनको एक लीडर चाहिए था, और उधर नाना साहब की भी अपनी ज़रूरत थी कि वो अंग्रेज़ों की खिलाफत करें। तो तब ऐसा माना जाता है कि एक मीटिंग हुई थी एक किश्ती में बहती गंगा में काफ़ी आगे जाकर, और उसमें शमसुद्दीन सवार और कुछ लोग इस तरफ के, कुछ लोग उस तरफ के मिले थे, और इनके बीच में करार हुआ था और इन्होंने शपथ ली थी कि वो नाना साहब के लिए लड़ाई करेंगे। और ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि अजीजुन उस मीटिंग में शामिल थी। 1857 की ये लड़ाई ऐतिहासिक होगी या नहीं, ये कहना तब मुश्किल था, पर नाना साहिब पर हमें भरोसा था। उनका साथ देने के लिए मैं अब पूरी तरह तैयार थी। दिल कर रहा था कि मैं भी एक सिपाही का लिबास पहनकर जंग के मैदान में कूद जाऊं, पर ये अभी तक हो नहीं पाया था। अजीजुन खबर रसा थी, खबर ला रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ये ज़रूर लगा होगा कि ये काम काफ़ी नहीं है, और वो और एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहती थी बगावत में। वो एक सोल्जर बनना चाहती थी, वो एक सैनिक बनना चाहती थी, एक सिपाही बनना चाहती थी। और यही मुझे लगता है कि एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है कि उसने बिल्कुल एक नाजुक औरत से, जो कि घुंघरू और चूड़ी और ये सुंदर सुंदर कपड़े, इत्र, इस तरह की दुनिया को छोड़कर उसने बिल्कुल बख्तर, तलवार, ये सब पहना और बिल्कुल जंग के मैदान में पहुंच गई, जहां कहीं खून है, कहीं धूल है, कहीं बारूद है। उस सब के बीच में रहना उसने मंजूर किया। 1857 जब होती है ओपन रूप से जून में, तब ये प्रत्यक्ष रूप में हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में पाते हैं कि गोले बारूद के बीच में घायलों को देखती हैं, उनको खिलाती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं, और शाम को उनको एंटरटेन भी शायद करती हैं। सिपाहियों का ख्याल कभी नज्म सुनाकर रखा, कभी मरहम लगाकर।
मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, पर मैं चाह कर भी उस एक लम्हे से नजर नहीं चुरा पाई। अंग्रेज़ जहाँ रहते थे, कैंट के जिस हिस्से में, वहाँ पे मार्काबंदी करी थी सिपाहियों ने और उनको एक तरह से बांध दिया था उस इलाके में। तो कई बार ये होता था कि अंग्रेज़ अंदर से भी गोलाबारी करते थे और इधर से भी गोलाबारी उधर होती थी। उस गोलाबारी में शमसुद्दीन सवार का देहांत हुआ और वो वहीं ख़त्म हो गया, उसी बगावत के काम आ गया वो। शमसुद्दीन और मैंने कई बातें की थी, जिंदगी भर साथ रहने के वादे किए थे। ये इल्म था कि मौत कभी भी आ सकती थी, पर मैंने दुआ की थी कि पहले मुझे आ जाए। अजीजुन आउटलिव्ड हिम और हम मान सकते हैं कि इस हादसे से उस पर असर पड़ा और उससे उसकी जो अंदर की ज्वाला थी वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई होगी और वो और ज़्यादा शिद्दत से उस लड़ाई के संग्राम में जुड़ गई होगी। शमसुद्दीन ने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने जो रास्ता चुना है वो वतन के नाम है, उसकी वजह हम नहीं। शायद उसे इल्म था कि हमारी जान भी वतन के नाम है। मंजिल तक पहुंचने के कई जरिए होते हैं, हम भी एक दूसरे के लिए एक जरिया थे। शमसुद्दीन तो अपनी मंजिल पहुंच गया था। शमसुद्दीन की याद मुझे कमजोर नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे मकसद का एहसास तरोताजा कर रही थी। मैं अब तन्हा सही, लेकिन मेरा इरादा तन्हा नहीं। कई बार जब हालात में सरगर्मी होती है और बहुत सी चीज़ें बदल रही होती हैं, तब वो मौका होता है जब हम अपनी भूमिकाओं को भी बदल सकते हैं। और ये मौका बार बार नहीं आता, ये मौका हालात कभी कभी ही देता है। और वो वक्त ऐसा था जब बहुत सी चीज़ें बदल रही थी, तो अजीजुन ने उस वक्त के अनुसार उसने अपने आप को भी बदला, उसने अपनी जगह को बदला, अपनी ज़मीन को बदला, अपनी भूमिका को बदला। ज़ंजीरें बहुत तरह की होती हैं। एक तो गुलामी की ज़ंजीर तो होती है, लेकिन वो भी ज़ंजीरें होती हैं जो हमारे ऊपर खिताब उड़ा दिए जाते हैं या हमें जिन भूमिकाओं में बांध दिया जाता है। मुझे लगता है उसने उन ज़ंजीरों को तोड़ा। उसने एक बहुत बड़ी सरहद पार करी, जो सरहद औरत को चौखट के भीतर रखती है। उसने उस चौखट से बाहर आकर उस ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जो पुरुषों की दुनिया है, जहाँ औरतों के लिए जाना मना है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जंग का मैदान हो। लेकिन उसने उसमें शिरकत करी, बराबर की शिरकत करी और अपनी जगह बनाई। ये नया लिबास मेरी रूह को पसंद था। फूलों और इत्र की खुशबू से आगे भी कुछ था, और मैं हमेशा की तरह हर नए अंदाज के लिए तैयार थी। जब पहली बार पिस्तौल उठाई तो लगा था ये बहुत भारी होगी, पर कोई पैरों से पूछे तो पता चलेगा कि घुंघरू से भारी कुछ नहीं। आप
1857 के बगावत को देखें तो आरंभिक दौर में क्या होता है, बगावत में जनरली यहाँ पे सिपाहीज के कंट्रोल में आ चुका था कानपुर, नाना साहब के नेतृत्व में आ चुका था। और मोर्चे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, सेलिब्रेशन होती है, उस जुलूस में अजीज़न पाई जाती है। और यही जो है बेसिकली ये जो जुलूस में अजीज़न घोड़े पे सवार होके और सिपाही के ड्रेस में पहन के आते हैं, इसका रेफरेंस काफ़ी हद तक ट्रेविलियंस के अकाउंट में मिलेगी। इसी की आपको रेफरेंस मिलेगी जानकी प्रसाद में, नानक चंद के रिकॉर्ड में, इसी का रेफरेंस वी.डी. सावरकर में मिलता है। और इसी का रेफरेंस आपको आर्काइव्स डेपोजिशन में जब कॉलोनल विलियम ने इंक्वायरी बैठाई, ये रेफरेंस सब जगह आते हैं कि वो जुलूस में सबके साथ वो थी। जो इतना आसान होता वो सब मिल जाना जिसकी हमें तलाश थी। इस वतन की आज़ादी के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो सब किया। ये वतन मेरा उतना ही अजीज़ था जितनी मैं इसकी अजीज़ हूँ। अब मुझे सिर्फ इंतज़ार था उस लम्हे का जब कोई गोरा चेहरा ना हो इस वतन में, हिकारत भरी निगाहें नहीं। अब ये सिर्फ एक हसीन ख्वाब नहीं था, हम इसे असलियत में बदल रहे थे। अंग्रेज़ जब लौट के आए, जब पावर में आए, तो उन्होंने आगे का सोचा और उन्होंने उन सब इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया जो कि उनके लिए आगे ख़तरा बन सकते थे। सो मेनी ऑफ देम वर अटैक्ड इंक्लूडिंग द कोर्टिजान्स, इसलिए कि उनको लगा कि इन्होंने बगावत में हिस्सा लिया है और आगे भी ले सकते हैं। तो उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन का जो कोर है उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। उसका एक तरीका तो ये था कि उन्होंने उनको ब्रॉथल्स के साथ इक्वेट किया और इस तरह से वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्शन, हेल्थ इंस्पेक्शंस, उन सब चीज़ों का एक सिस्टम बना दिया। लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया। तो जब इस तरह शुरू हुआ तो इनको पुलिस के साथ डील करना, पुलिस का किसी भी वक्त कोठे पे पहुँच जाना, छापा देना, ये सब आम बात हो गई। तो हम सब जानते हैं कि जहाँ पुलिस जाएगी, जहाँ छापा पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई भी शरीफ ज़्यादा जाना पसंद नहीं करेगा। तो धीरे धीरे जो कोठों की इमेज है या हमारी जो उनके बारे में समझ है वो बिगड़ती गई। एंड वी लॉस्ट रिस्पेक्ट। हम अब कोठे को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते। हम में से बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि वो कभी हमारे सामाजिक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। कोठे से शुरू हुआ ये सफ़र आज एक मुकाम तक पहुंच गया था। अब मैं किसी अफसोस के साथ नहीं जीना चाहती थी। मैं सिपाही थी इस वतन की। अब मुझे रोक पाना मुश्किल था। महिलाओं के इतिहास को बहुत बहुत समय तक नकारा गया। इनफैक्ट महिलाओं का इतिहास का आप देखेंगे मेजर ट्रांजिशन 1970s 80s के दौरान होता है। जब हमारे देश में महिला आंदोलन होते तब वो कहते हैं कि मैं इतिहास में कहाँ थी। और महिला आंदोलन में भी फिर ये होता है कि मैं कहाँ थी, अपर क्लास महिला कहाँ थी, मध्यम वर्ग महिला कहाँ थी, किसान महिला कहाँ थी, आदिवासी महिला कहाँ थी। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, क्योंकि ये महिलाएं जो है ना, ये इन सारों से इन्हें आपने अलग ही कटघरे में इनकी सेक्सुअलिटी को लेके किया है। क्योंकि इनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो सो कॉल्ड नॉर्मेटिव, जो सामान्य रिस्पेक्टेबल नहीं रही, तो इन्हें इतिहास में आप लाने की भी कोशिश नहीं किया। किसी खूबसूरत कलम से निकली स्याही पन्ने पे पहुंचते ही सूख जाती है। बचपन में देखे ख्वाब
कदम आगे रखते ही अपने दायरे बदल देते हैं। इनमें खूबसूरती भी है और खलिश भी। धुएं के गुबार में बहुत कुछ खोया और थोड़ा बहुत पाया है मैंने। इस गुबार से आगे क्या कुछ और भी है? मैं इससे वाकिफ नहीं। इतना जरूर इल्म है कि किसी एक खनकती शाम का इंतजार मेरे दिल के झरोकों को सदा रहेगा। अजीजन का क्या हुआ, इसका कोई फाइनल जवाब नहीं है, इसका एक ही जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने इतिहास उस तरह लिखा नहीं है और बहुत से लोग खो जाते हैं और कई कई वर्जन्स उनके हमको सुनने को मिलते हैं। तो एक वर्जन तो ये है कि वो कहीं खो गई, कहीं चली गई। एक वर्जन ये भी है कि उसको फांसी हुई, और एक वर्जन ये भी है कि जब फांसी हुई तो वो जब फांसी के तख्ते पर चढ़ी तो उसने बोला नाना साहब की जय। कुछ लोग ये भी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो अपना शहर छोड़ के गई और वापस शहर में लौट के आ गई कुछ सालों बाद। पर इसका कोई एक जवाब नहीं है कि वो उस बगावत में काम आ गई या वो ज़िंदा रही और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ। इसका कोई एक जवाब हमारे पास नहीं है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.